अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हादरा, 3-4 दिनों के बाद बकरीद की छुट्टी के बाद हाजिर हुआ हूँ। तो आज की सबसे बड़ी खबर है ईरान अमेरिका के ताल्लुक से। दूसरी बड़ी खबर है लेबनान और इसराइल के ताल्लुक से। तीसरी बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान और रशिया के ताल्लुक से। और चौथी खबर है रशिया और यूक्रेन के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। बकरीद के बाद ही जो है, या बल्कि बकरीद से पहले ही से ऐसा लग रहा था कि बस सीज़ फायर आज मुकम्मल हुआ, कल परसों किसी रोज़ भी दस्तखत हो जाए, ऐलान हो जाए। लेकिन पता चला कि अभी तक वैसे ही मामला है और अब मामला जो है धीरे धीरे तल्ख होता चला जा रहा। अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम जो है 2-3 इस पे जजीरे पे हमला किए हैं ईरान के। ईरान ने भी पलटवार किया था। अभी कह रहा है कि ये वीकेंड का मामला है, लेकिन अभी मामला हॉट ही होता जा रहा है। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहा है कि वी आर वेरी क्लोज, वेरी गुड डील, ये सारी चीज़ें। लेकिन ईरान फ़ौरन आके कह देता है, चाहे अब्बास अराक्ची साहब हो या कालीबाफ साहब हो, कि नहीं नहीं बातचीत जारी है लेकिन कोई डील वील नहीं है। तो एक तरफ से दावा है, एक तरफ से इनकार है। तो यही मामला है। अब इसमें यह है कि ईरान का जो है कोई जल्दी नहीं है, लेकिन यह है कि जो देरी में जो फ़ायदा था वो भी नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है। अब उसकी वजह से जो पैनिक होना चाहिए था, जिस पैनिक की वजह से फिर आलमी दबाव होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप पे, वो दबाव नहीं है क्योंकि सीज़ फायर चल रहा है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी इंटरनल प्रेशर तो है, एक्सटर्नल ज़्यादा नहीं है। तो वो आराम से खींचे जा रहा खींचे जा रहा। उसमें उसको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि इस तरह के हालात में कभी भी कोई मौका मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसराइल को कम से कम फ्री हैंड मिला हुआ है कि वो अपना जो है मंसूबा जो है वो लेबनान में तकमील कर सकता है, गज़ा में तकमील कर सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ा घाटा है। अब लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में एक बहुत बड़ा किला, बहुत पुराना किला जो है उसने फतह कर लिया है। और समझ जाइए कि ब्यूफोर्ट कैस्टल, ये समझिए कि बनाया गया था 12वीं सदी में, क्रूसेड जब जंग जारी थी, सलीबी जंग, उसी वक्त जो है उसको बनाया गया था। और ये समझिए कि पिछली सदी में 1982 में इसराइल ने उसको कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन 18 साल के बाद समझौते के तहत फिर उसको छोड़ना पड़ा था। और अभी फिर 26 साल के बाद उसको कब्ज़ा कर लिया है। तो ये एक बड़ी मुसीबत है कि लेबनान में जो है, यकीनी बात है कि हिजबुल्लाह एक ग्रुप है, वो कमज़ोर पड़ जा रहा है। इसराइल एक बड़ा मुल्क है और हिजबुल्लाह के साथ ख़ुद उसका अपना मुल्क भी नहीं है, बटा हुआ है। तो इस लिहाज से वो फ्री है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि लेबनान इसराइल में तो सीज़ फायर पहले से जारी हो सारी, लेकिन ईरान से जैसी जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, तो उसके बाद जो है मार्च के महीने में हिजबुल्लाह भी ज्वाइन कर लिया ईरान की वजह से कि अगर ईरान से जंग करोगे तो हम भी तुमसे जंग करेंगे। लेकिन अभी जो है ईरान का सीज़ फायर हो गया है अमेरिका और इसराइल से, और इसराइल जो है लेबनान को मारे जा रहा है, हिजबुल्लाह को पीटे जा रहा है। तो अब यह है कि अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो फिर ईरान को डिक्लेयर करना चाहिए जंग इसराइल के खिलाफ। भाई छोटा भाई बड़े भाई को साथ दिया, तो अब बड़ा भाई जो है आराम से बैठा हुआ छोटे भाई को, अब कोई हिकमत अमली का नतीजा है या कोई है वो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि यहाँ पर ये सही मामला नहीं हो रहा है। उसके लिए जो जंग का ऐलान करना चाहिए, अगर फ़लस्तीन के लिए नहीं तो कम से कम लेबनान के लिए तो जंग का ऐलान करे। बाकी अगर उधर ही से मुतालबा होगा कि प्लीज़ आप जंग मत ज्वाइन कीजिए तो अलग बात है। अब हिजबुल्लाह का भी कहना यह है कि हम सीज़ फायर के लिए तो तैयार हैं, लेकिन गारंटी कौन लेगा? क्योंकि इसराइल से सीज़ फायर करने का मतलब यह है कि आप सीज़ कीजिए, हम फायर करेंगे। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम तो झेल चुके हैं पिछले साल। तो इस लिहाज से बड़ी मुसीबत है और लेबनान वाले बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। अब लिवानी रिवर से भी आगे मामला जा चुका और अमेरिका प्रपोजल पेश कर रहा है कि ठीक है जो जहाँ पे है वहीं पर रुक जा। अरे हर रोज़ या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता, कहता जहाँ पे है वहीं पर रुक जाए।
ये ऐसी बात, अजीब व गरीब बात है। इधर रशिया यूक्रेन जंग जो है वो आसार लग ही नहीं रहे कि अब जंग खत्म होंगे। यूरोप पूरा तुला हुआ है कि ये जंग जारी सारी रहनी चाहिए। कब तक? जब तक रशिया हार ना मान जाए। हार माना करके फिर उसको जो है मुसालहत कराना है, ताकि वो फ्यूचर में जो है किसी यूरोप की तरफ उठा के आंख उठा के ना देख सके। अभी उसकी ताकत होने के बावजूद अगर उससे जो है मुसालहत कर ली जाए तो फिर समझ जाइए कि वो फिर जो है 5-6 साल में जो है मजबूत होकर के फिर किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ेगा। अब इसमें जो है अमेरिका का कोल्ड शोल्डर है, तो जो यूरोप वाले कह रहे हैं कि नहीं हम तो लड़ेंगे और हम तो यूक्रेन की मदद भी करेंगे, हथियार भी देंगे, सब कुछ करेंगे। इधर फ्रांस है जो वो कह रहा है कि अगर अमेरिका हट भी जाता है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी छीन लेता है तो हमारा है, काफ़ी है। देखिए नॉर्वे से खूब बातें चल रही है। बस वो कह रहा है कि अगर हमारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए तो हमारा रफ़ाल वगैरह भी ख़रीद लो तो अच्छा रहेगा। इधर कोलंबिया में जो इलेक्शन हुआ 31 तारीख को गुस्तावो पेट्रो के मुल्क में, गुस्तावो पेट्रो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था क्योंकि वो 2022 में आया था, 2026 में उसका टाइम पूरा हो गया और वहाँ कायदा कानून है कि एक प्रेसिडेंट एक ही मरतबा रह सकता है। तब उसके जो है पसंदीदा कैंडिडेट वो सेकंड नंबर पे आया और डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा जो फर्स्ट नंबर पे एक लिहाज से आया, यानी राइट विंग का। लेकिन दोनों में से किसी को भी 50% नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है इलेक्शन रन ऑफ में चला गया है। अब दो कैंडिडेट के दरमियान जो है 21 जून को होगा और उसमें देखिए कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो यहाँ पर असल में जो है सिक्योरिटी का मामला है, बागी मसल्ला ग्रुप जो है उनसे अमन मुज़ाकरात का मामला है, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो छोटी मोटी बातें हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो मेरे नज़दीक वो है अफ़गानिस्तान और रशिया में डिफेंस मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है। इसकी वजह से हम पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। और हो भी क्यों नहीं, जिसको भी अपने मुल्क की फ़िक्र होगी उसको नींद हराम होनी चाहिए, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा हो गया है। मामला इतना बड़ा ये हुआ है कि एक तो अफ़गानिस्तान को कोई तस्लीम नहीं करता है, रशिया करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में डिफेंस मुआहदा कि अफ़गानिस्तान पे कोई कुछ करेगा तो हम उसका डिफेंस करेंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना डिफेंस कर सके। तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि टीटीपी वाले जो है यहाँ से आकर के कार्रवाई करते हैं, बलूचिस्तान वाले कार्रवाई करते हैं और भाग जाते हैं अफगानिस्तान में, वो सेफ हेवन बन जाता है उनका। उसका गुस्सा जो है पाकिस्तान वाले निकालते हैं, वो फाइटर जेट लेके जाते हैं काबुल वगैरह पे बमबारी कर देते हैं, तो उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब अगर जो है रशिया इसको जो है डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह दे दे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह दे दे और पाकिस्तान फाइटर जेट लेके जाए उसको उड़ा दे, वैसे ही जैसे ईरान उड़ा देता है हम चाइना के दिए हुए एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट वगैरह को, तो कितनी जगहसाई हो जाएगी। और अगर फिर जो है मामला ये हो जाए कि पाकिस्तान जो है बमबारी यहाँ पर ना कर पाए उसके डिफेंस सिस्टम की वजह से, तो फिर यहाँ पर टीटीपी कितना जो है नाक में दम कर देंगे इसका। और अगर पाकिस्तान इधर जो उलझ गया बलूचिस्तान बॉर्डर पे और अफगानिस्तान बॉर्डर पे, तो हम इंडिया के लिए कितना जो फ्री हैंड मिल जाएगा जैसे ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो ये तो समझिए कि दो चक्की के पार्टों में ये हो जाएगा। अभी तो क्या है कि वो डेढ़ का मामला है कि आधा या आधी ताकत समझ जाइए कि अफगानिस्तान के पास है और एक ताकत इधर है, तो इधर आराम से निपट लेता है तो इधर कुछ नहीं हो पा रहा। अब यकीनी बात है कि अफगानिस्तान जो है डिफेंस मुआहदा किया है, लेकिन डिफेंस मुआहदा के लिए तो खर्च आएगा ना, पैसा कहाँ से आएगा जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह खरीदेगा। यानी आप सोचिए कि अगर जो है रशिया ने S-400 दे दिया, S-500 दे दिया अफगानिस्तान को, तब क्या होगा? पाकिस्तान जब बमबारी कर पाएगा वहाँ पे? आप कहेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई। तो पैसा का जुगाड़ जो है वो इंडिया कर सकता है, क्योंकि ये जो जंग है ये समझिए कि एक क्लास इंडिया ही की जंग है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो। तो अगर यहाँ पर जो है हथियार लगाए जा सकते हैं तो इधर भी हथियार लगाए जा सकते हैं। और ये जो अभी रिज्यूम है इंडिया में उसको तो ले दे करके बस हिस्ट्री में एक वही नाम कमाना है। ये जो है महंगाई होगा, ये छोटे मोटे ये सब चीज़ चलते रहेंगे। बस ये है कि अगर ये
पाकिस्तान को जो है अगर तोड़ दे या पाकिस्तान को कुछ कर ले तो हिस्ट्री में इनका नाम होगा, जैसे इंदिरा गांधी का नाम हो जाता है। तो उस चक्कर में ये भी गवर्नमेंट है। तो अभी देखिए कि मामला क्या होता है। तो इसके वजह से बड़े परेशानी है। तो ये तो परेशानी, लेकिन रशिया को क्या फ़ायदा है? रशिया को फ़ायदा यह है कि हम इंडिया एक बड़ा मुल्क है और रशिया को सख्त ज़रूरत है इंडिया को। अब इंडिया ऑफर दे रहा होगा कि हम आपके कैंप में रहेंगे, लेकिन आप हमारे भी हिसाब से भी काम कीजिए। हम डायरेक्ट जो है इक्विपमेंट तो नहीं दे सकते अफगानिस्तान को, न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो यही काम मेरे बदले पर आप इधर कर दीजिए, और जो भी फाइनेंस की ज़रूरत है हम दे देंगे, और डिप्लोमेटिकल हम आपके ऐलान कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान भी इनको जो है सिक्योरिटी दे सकता है कि आप हमारे आसमान को, फ़िज़ा को जो है सेफ़ कर दीजिए, तो इधर से दाइश खुरासान के ज़रिए से जो है हम उसको कंट्रोल कर देंगे कि आपकी तरफ नहीं जाएगा। फिर सेंट्रल एशिया में भी जो है वो समझिए कि असर और रसूख बढ़ाने में जो है रशिया को बहुत मदद मिल जाएगी। वो समझिए कि यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके वजह से, ये ब्लॉक बनने की वजह से जो है एक बड़ा मजबूत ब्लॉक बनता जा रहा है। रशिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान भी है। अब यहाँ पे बगराम एयरबेस है, उस पर ललचाई हुई निगाह जो है चाइना की भी है, रशिया की भी है और अमेरिका की भी है। तो अब यहाँ पे चाहे अमेरिका आ जाए या रशिया आ जाए, तो दो ऑप्शन में से ईरान किसको पसंद करेगा? कि रशिया आ जाए। रशिया के आने से चाइना को भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों में फ़ाइट है, लेकिन फ्रेंडली फ़ाइट है, एक लिहाज से। यहाँ पे तो समझिए कि एक दुश्मनी वाली फ़ाइट है। तो ये समझिए कि ईरान, रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया तो है ही उसके साथ। पाकिस्तान में जो दुविधा में रहेगा कि किधर जाए नहीं जाए। इंडिया तो और मुश्किल में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले मामले में तो इंडिया वाकई में जो है अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ देगा, लेकिन ईरान और जो है इसराइल वाले मामले में इंडिया जो है इसराइल के साथ हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है परेशानी है, उसके बहुत ही एहतियात के साथ मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा चालाकी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा जो है नादानी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। तो देखिए कि मामला क्या होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूं, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज भी मुझे थोड़ा सा बैंक जाना है, काम है, और एक दो दिन में टिकट नहीं मिल रहा है हमारे एडिटर साहब को। तो 2-3 दिन में टिकट वगैरह मिल जाए, तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो है ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे, और हिस्ट्री पे और करंट अफेयर वगैरह पे वीडियो खूब खूब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।